सोचिए, अगर आप पूरे 20 साल तक दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत करें और आखिरकार अपनी जिंदगी की फिनिश लाइन पर पहुंचकर एक शानदार रिटायरमेंट पार्टी मनाएं। अब हमारा मेन कैरेक्टर कोई दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार नहीं था, वो बस एक सीधा साधा बी रैंक हंटर था। इसी वजह से उसकी रिटायरमेंट पार्टी बहुत बड़ी नहीं थी। बस कुछ खास दोस्त, अच्छा खाना और काम के आखिरी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ी सी ड्रिंक। लेकिन उसके लिए दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 20 साल तक खतरनाक डंजियंस में रात दिन एक करने का मतलब था कि उसका बैंक अकाउंट पैसों से पूरी तरह लबालब भरा था। उसने इतनी दौलत बचा ली थी कि शहर में उसके नाम पर कई बड़ी बड़ी इमारतें थीं। जेब में भरपूर पैसा और काम की कोई टेंशन नहीं। अब उसे बस आराम से बैठकर अपनी बची हुई जिंदगी सुकून से बितानी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यूनिवर्स ने उसके लिए एक बेहद ही अजीब और तगड़ा प्लान बना रखा था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आलीशान पेंटहाउस के बजाय खुद को एक बेहद छोटे, गंदे और कबाड़ जैसे कमरे में पाता है। वो हैरान होकर चारों तरफ देखता है और बुदबुदाता है, यह जगह वो तो नहीं है। तभी उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। यह उसका कोई अमीर रिटायरमेंट होम नहीं है। यह तो ठीक वही छोटा सा स्टडी डॉर्म है जहां वो आज से पूरे 20 साल पहले रहा करता था। सच्चाई जानने के लिए वो तुरंत अपना फोन उठाता है और तारीख देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर लिखा था साल 2018, यानी वो टाइम ट्रैवल करके सीधे 20 साल पीछे अतीत में आ चुका था। आम तौर पर लोग पास्ट में वापस जाकर रिग्रेस होकर खुश होते हैं कि उन्हें जिंदगी का दूसरा मौका मिला। लेकिन उस बंदे के लिए, जिसने अभी अभी 20 साल की घिसी पिटी जिंदगी के बाद चैन की सांस ली थी, यह किसी बुरे सपने जैसा था। वो गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है और चिल्लाता है, साला, मुझे अभी ही पास्ट में क्यों आना था? मैं तो अभी अभी रिटायर हुआ था। अपनी मेहनत से कमाई हुई अमीर रिटायरमेंट लाइफ को खोने का दुख इस बंदे को पागल बना रहा था। वह अपने सिर को पकड़कर चीखता है, आखिर क्यों? वो खुद से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया था जो भगवान ने उसकी इतनी तगड़ी किस्मत का कबाड़ा कर दिया। लेकिन तभी रोते चिल्लाते हुए अचानक उसकी नजर अपनी कलाई पर जाती है और वो एकदम से चौंक जाता है। वो अपनी कलाई पर बंधी उस अजीब सी घड़ी को गौर से देखता है। यह कोई आम घड़ी नहीं थी। वह सोचता है, यह तो वही घड़ी है जो मुझे जुंगच्यून ने दी थी, पर यह अभी भी मेरे पास कैसे है? दरअसल यह वो घड़ी थी जिसके बारे में अफवाहें थीं कि यह बायरॉन महाद्वीप के महान जादुई जादूगर तिहताल की एक बेहद दुर्लभ और जादुई निशानी थी। हालांकि उस वक्त हमारे हीरो ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया था। अब उसे समझ आने लगता है कि असली फसाद की जड़ क्या है। वह सोचता है, क्या मैं इसी घड़ी की वजह से पास्ट में वापस आया हूँ? मुझे याद है कल रात सोने से पहले मैं इसके साथ खेल रहा था। वो इस जादुई घड़ी के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा कोई बाहर से जोर जोर से पीटने लगता है। बाहर से आवाज आती है, अबे, इतना शोर क्यों मचा रहा है? बाहर निकल साले। इस आवाज को सुनते ही उसे याद आता है कि यहाँ पड़ोस में एक नंबर का कमीना रहता था, इस स्टडी डॉर्म के मालिक का बेटा, जो दिखने में किसी गुंडे जैसा लगता था। यह वो सिरदर्द था जो हर रात अकेले कमरे में दारू पीकर जोर जोर से कराओके गाता था। इतना ही नहीं, जब तक हमारा हीरो एक हंटर के रूप में अवेकन नहीं हुआ था, यह गुंडा हमेशा दादागिरी दिखाकर उससे पैसे भी छीना करता था। बाहर खड़ा गुंडा चिल्लाता है, अबे नाटक मत कर, दरवाजा तोड़ दूं क्या? लेकिन अब हमारा मेन कैरेक्टर कोई कमजोर लड़का नहीं था, बल्कि 20 साल का एक्सपीरियंस्ड बी रैंक हंटर था। वो ठंडी और खूंखार नजरों से दरवाजे की तरफ देखता है और सोचता है, इन पुरानी बातों को याद करके ही मेरा खून खौल रहा है। अब इस गुंडे की खैर नहीं। फिर जैसे ही हमारा हीरो दरवाजा खोलता है, सामने वही भारी भरकम गुंडा मुंह फुलाए खड़ा मिलता है।
वो हीरो को देखते ही अकड़ कर बोलता है, अबे बाहर आने में बड़ी देर लगा दी तूने। लेकिन डरे बिना हमारा हीरो उसके सामने एक बेहद ठंडी और खतरनाक मुस्कान बिखेर देता है। गुंडा उसकी ये मुस्कुराहट देखकर चौंक जाता है और गुस्से में कहता है, ओह, तुझे ये मजाक लग रहा है क्या? फिर हमारा हीरो गौर करता है कि इस गुंडे ने मॉन्स्टर लेदर से बनी काफी महंगी और हाई क्वालिटी जैकेट पहन रखी है। वहीं वो गुंडा नौटंकी शुरू करते हुए कहता है, सुन भाई, तूने जो अंदर इतना शोर मचाया है ना, उसकी वजह से मुझे बहुत भयंकर मेंटल और साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है। वो फिर शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो पुलिस को बुलाने की सोच रहा था, पर तू अभी छोटा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। बस तू मुझे मेरे मेंटल डैमेज के बदले थोड़े पैसे दे दे तो मैं सब भूल जाऊंगा। तभी उस लालची गुंडे की नजर हीरो की चमचमाती जादुई घड़ी पर पड़ती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सीधे मांग बैठता है, पैसे नहीं हैं तो ये घड़ी दे दे, इतने से काम चल जाएगा। उस कीमती घड़ी को छूने की कोशिश करते ही हमारे हीरो के सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी आंखें गुस्से से बिजली की तरह चमक उठती हैं। इससे पहले कि गुंडा घड़ी को छू भी पाता, हीरो बिजली की फुर्ती से उसका हाथ हवा में ही दबोच लेता है। गुंडे को समझ ही नहीं आता कि एक कमजोर लड़का इतनी स्पीड से कैसे मूव हुआ और उसके मुंह से बस निकलता है, क्या? अब 20 साल के एक्सपीरियंस्ड बी रैंक हंटर की असली ताकत बाहर आती है। वो बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत के साथ गुंडे के पेट के ठीक बीच में एक जबरदस्त धमाका करने वाला घूंसा जड़ देता है। गुंडे का सारा घमंड और अकड़ एक ही झटके में हवा हो जाती है। घूंसा इतना जोरदार था कि उस भारी भरकम गुंडे की नाक की हड्डी ही टूट जाती है। वो दर्द से कराहते हुए सीधे पीछे की तरफ जाकर गिरता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस सीधे साधे लड़के को वो रोज डराता था, उसने उसे इतनी बुरी तरह धो दिया। लेकिन हमारा हीरो यहीं नहीं रुकता। वो तुरंत गुंडे का सिर दबोचता है और पूरी बेरहमी से उसे दोबारा जमीन पर दे मारता है। गुंडे की हालत अब इतनी पतली हो चुकी थी कि वो फर्श पर चित पड़ा था और उसके मुंह से लार बह रही थी। हीरो उसकी तरफ देखता है और ठंडे अंदाज में कहता है, हाँ भाई, तेरे जैसा हट्टा कट्टा मर्द मेरे जैसे कम उम्र के लड़के से चोरी क्यों करता था भला? अब हिसाब चुकता करने की बारी थी। हीरो कहता है, तूने मुझसे जितना भी लूटा है, ये जैकेट उसकी भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रहमदिल बनूंगा। और वो उस गुंडे की कीमती मॉन्स्टर लेदर जैकेट उतारकर खुद पहन लेता है। अधमरा पड़ा गुंडा पीछे से रोते हुए गिड़गिड़ाता है, अरे नहीं, वो जैकेट बहुत महंगी थी। लेकिन हीरो बिना पीछे मुड़े अपना बैग टांगकर स्वैग से वहां से निकल जाता है। खुली सड़क पर चलते हुए वो सोचने लगता है कि आखिर वो साल 2018 में ही वापस क्यों आया। तभी उसे याद आता है कि यही वो समय था जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरने की वजह से वो पहली बार अवेकन हुआ था। पिछली जिंदगी में उस एक्सीडेंट से उसके घुटने में जो चोट लगी थी, उसकी वजह से वो पूरी लाइफ परेशान रहा। पर अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। पुरानी चोटें गायब थीं, शरीर में 20 साल का तजुर्बा था और दिल में अपनी अमीर रिटायरमेंट लाइफ को वापस पाने की आग। हीरो एक गहरी सांस लेता है और अपनी जादुई ताकत को समेटते हुए कहता है, तो फिर चलो अब दोबारा से अवेकनिंग शुरू करते हैं। और उसके चारों तरफ एक बेहद शक्तिशाली नीली एनर्जी चमक उठती है। जैसे ही वो अपनी जादुई ताकत को समेटता है, उसे एहसास होता है कि भले ही वो पास्ट में आ चुका है, लेकिन उसके पास पूरे 20 साल का माना कंट्रोल करने का तजुर्बा है। वो मन ही मन मुस्कुराता है कि इस मामले में उसे कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर की जांच करता है, उसका मूड थोड़ा खराब हो जाता है। 2018 का यह शरीर कुपोषण का शिकार था और मसल्स के नाम पर कुछ खास नहीं था। वो हैरान होकर सोचता है, क्या मैंने वाकई अपनी पिछली जिंदगी में इतने कमजोर शरीर के साथ शुरुआत की थी। वो अपने शरीर को कोस ही रहा होता है कि तभी उसके पेट से चूहे कूदने की जोरदार आवाज आती है। वो अपना पेट पकड़ता है
और कहता है, चलो जो भी हो पहले कुछ ठोस खाना खा लेता हूँ। वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में गलियों में घूमना शुरू करता है, लेकिन उसे हर तरफ सिर्फ क्रेन और कंस्ट्रक्शन साइट्स ही दिखाई देती हैं। हर जगह काम चल रहा था, जिसकी वजह से उसे खाने की कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही थी। इस माहौल को देखकर उसे पुरानी बातें याद आती हैं। वो सोचता है कि साल 2018 के इस दौर में इंसानी तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी कि छोटे मॉन्स्टर गेट्स का पहले से पता लगाया जा सके, और इसी वजह से अचानक प्रकट होने वाले गेट्स और मॉन्स्टर्स ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। वो अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक पूरी गली में चीख पुकार मच जाती है। लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे हीरो तुरंत अलर्ट मोड पर आ जाता है। जब वो सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सड़क के ठीक बीचों बीच हवा में एक खौफनाक आग उगलते लाल रंग का मॉन्स्टर गेट खुल चुका था। लोग डर के मारे अपनी कारें छोड़कर इधर-उधर भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे, कोई पुलिस को बुला, मॉन्स्टर्स आ गए। हमारा हीरो भी हैरान रह जाता है। वो सोचता है, क्या एक मॉन्स्टर गेट, वो भी इतनी अचानक और ठीक मेरे सामने। और तभी उस गेट में से एक बेहद खूंखार लाल रंग का जंगली भेड़िया बाहर छलांग लगाता है। सिस्टम विंडो फ्लैश होती है। रेड स्पॉटेड वाइल्ड डॉग, ये नुकीले दांतों वाले बेहद आक्रामक मॉन्स्टर हैं जो हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। यानी यहाँ और भी बहुत सारे आने वाले हैं। मॉन्स्टर को देखकर वहां भगदड़ मच जाती है। तभी एक बुजुर्ग आदमी भागते हुए हीरो का हाथ पकड़ते हैं और घबराकर चिल्लाते हैं, अरे नौजवान, वहां खड़े क्या देख रहे हो, तुरंत भागो यहाँ से। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके सामने कोई आम लड़का नहीं बल्कि काल का भी काल खड़ा है। चारों तरफ मचे इस हाहाकार के बीच एक बेबस पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। वो भीड़ में पागलों की तरह चिल्लाता है, सोहा तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारे पापा यहाँ हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो इस पूरी तबाही को ठंडे दिमाग से देख रहा था। उसे एहसास होता है कि वो वाकई एक बेहद खराब और खतरनाक दौर में वापस आ चुका है, जहां मासूम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। वो एक गहरी सांस लेता है। अब बिना किसी जादुई तलवार या गियर के उसे लड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। वो पास की कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है, चलो देखते हैं कोई हथियार। और तभी उसकी नजर एक भारी भरकम लोहे के क्रोबार पर पड़ती है। वो मुस्कुराता है, हाँ ये सही रहेगा। वो उस क्रोबार को उठाता है और हवा में बड़ी फुर्ती से लहराता है। भले ही शरीर कमजोर था, लेकिन एक बी रैंक हंटर की स्किल्स और तकनीक अभी भी उसके दिमाग में छपी हुई थीं। लेकिन यहाँ वक्त बहुत कम था। वो मासूम बच्ची सोहा सड़क के एक कोने में घुटनों के बल बैठी रो रही थी, और उसके ठीक सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन खूंखार भेड़िए उसे अपना शिकार बनाने के लिए घेर चुके थे। वो रोते हुए अपने पापा को पुकारती है, पापा। तभी उनमें से एक सबसे बड़ा भेड़िया अपने नुकीले दांतों को भींचे सीधे उस छोटी बच्ची पर झपट्टा मारने के लिए हवा में उछल जाता है। बच्ची डर के मारे अपने कान बंद कर लेती है और आखिरी बार चीखती है। लेकिन इससे पहले कि उस भेड़िए के पंजे सोहा को छू पाते, हवा को चीरती हुई एक कड़कड़ाती आवाज आती है। हमारा हीरो फ्लैश की स्पीड से एंट्री मारता है और अपने क्रोबार से उस भेड़िए के जबड़े पर एक जबरदस्त हिट करता है। वो भेड़िए को दूर फेंक देता है और उस डरी हुई बच्ची के सामने एक चट्टान की तरह ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। सोहा रोते हुए अपनी आंखें खोलती है और उसे लगता है कि शायद उसके पापा आ गए, लेकिन हमारा हीरो अपनी मॉन्स्टर लेदर जैकेट में स्वैग से खड़ा होकर कहता है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। लेकिन अब बाकी बचे भेड़िए गुस्से में सीधे हीरो की तरफ घूरने लगते हैं। अब मुकाबला आमने सामने का था। दो विशालकाय खूंखार भेड़िए हमारे हीरो को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर एक साथ हमला करने के लिए घात लगाते हैं। माहौल में तनाव चरम पर था, लेकिन 20 साल का पुराना हंटर का तजुर्बा कोई मजाक नहीं है। वो बिना डरे बिजली की तेजी से घूमता है और अपने क्रोबार से हवा में एक शानदार नीली वेव बनाता है।
उसकी फुर्ती देखने लायक थी। धड़ाक, वो सीधे पहले भेड़िए के मुंह पर क्रोबार से एक ऐसा करारा प्रहार करता है कि मॉन्स्टर के मुंह से दर्दभरी चीख निकल जाती है। उसकी अकड़ एक ही सेकंड में ढीली हो गई। तभी दूसरा भेड़िया पीछे से झपट्टा मारता है, लेकिन हीरो का रिफ्लेक्स कमाल का था। वो नीचे झुककर उसके वार को डॉच करता है और हवा में एक जबरदस्त टर्न लेते हुए काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। हीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रोबार को ऊपर से नीचे की तरफ घुमाता है और सीधे दूसरे भेड़िए के सिर के बीचों बीच दे मारता है। वो अपने हाथों की पकड़ को क्रोबार पर और मजबूत करता है। शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन उसकी तकनीक और ताकत का कॉम्बिनेशन मॉन्स्टर्स के लिए काल बन चुका था। एक बार फिर वो हवा में घूमते हुए तीसरे भेड़िए पर भी क्रोबार का ऐसा जबरदस्त शॉट लगाता है कि वो मॉन्स्टर हवा में फुटबॉल की तरह उड़ जाता है। अपनी पूरी ताकत को झोंकते हुए हीरो एक जबरदस्त दहाड़ मारता है। उसकी आंखों में इस समय सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों को खत्म करने का जुनून था। हीरो के इस आखिरी और सबसे विनाशकारी वार से भेड़िए कंकड़ पत्थर की तरह दूर जा गिरते हैं और दर्द से तड़पने लगते हैं। एक अकेले लड़के ने सिर्फ एक लोहे के क्रोबार से खूंखार मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। मॉन्स्टर्स की धज्जियां उड़ाने के बाद अचानक हमारे हीरो का पेट फिर से जोर से गुड़गुड़ाने लगता है। वो कराहते हुए कहता है, आ। वो अपने आसपास देखता है तो पाता है कि गेट से लगातार और भी कई भेड़िए बाहर निकल रहे थे और उस पर नजरें गड़ाए हुए थे। वो परेशान होकर सोचता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पर साला यहाँ इतने सारे भेड़िए क्यों आ गए। लेकिन तभी हमारे हीरो के शातिर दिमाग में एक बेहद अजीब ख्याल आता है। उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, रुको, अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, उधर वो खूंखार भेड़िया भी हीरो के बदलते तेवर देखकर हैरान हो जाता है, मानो कह रहा हो, वूफ। हमारा हीरो उन खूंखार मॉन्स्टर्स को देखकर डरने के बजाय भूखे भेड़ियों की तरह उनके ऊपर अपनी लार टपकाने लगता है। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ सोचता है, ये साले तो काफी मोटे ताजे और हट्टे कट्टे हैं, देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। जो भेड़िए इंसानों का शिकार करने आए थे, वो खुद हीरो की आंखों में अपने लिए भूख देखकर डर के मारे थरथर कांपने लगते हैं और घबराकर पीछे हटने लगते हैं। दरअसल हमारे हीरो को याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में जब वो हंटर था, तो वो इन भेड़ियों का मीट बनाकर खाता था। सिस्टम विंडो पर मेनू फ्लैश होता है, रेड स्पॉटेड वाइल्ड डॉग स्ट्यू। वो याद करता है, जब मैं पहले इन्हें पकाकर खाता था तो ये वाकई बहुत टेस्टी लगते थे। अब तो मॉन्स्टर्स का बिरयानी बनना तय है। खाने का नाम याद आते ही हीरो की भूख और बढ़ जाती है। वो अपने क्रोबार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ता है और कहता है, ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं इस खेल को जल्दी से खत्म करूंगा और अपना डिनर तैयार करूंगा। वो हवा की गति से जमीन पर स्लाइड करता है। भले ही वो सोचता है कि वो अभी उतना स्किल्ड नहीं है जितना 40 साल की उम्र में था, लेकिन उसका ये 20 साल पुराना जवान और हेल्दी शरीर कमाल का था। वो एक ही झटके में 2 भेड़ियों को हवा में उड़ा देता है। तभी एक तीसरा भेड़िया अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे हीरो को चबाने के लिए झपटता है। हवा में उछलकर हमारा हीरो ग्रेविटी को मात देते हुए अपना पैर सीधे उस भेड़िए के मुंह पर दे मारता है। कड़ाक, इस एक ही किक से मॉन्स्टर की सारी हेकड़ी हवा हो जाती है। बिना एक भी पल गवाए हीरो अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करता है और बाकी बचे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। उसके मूव्स इतने स्मूथ थे कि मॉन्स्टर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी एक और भेड़िया उसके सामने आ जाता है। लगातार आते इन मॉन्स्टर्स को देखकर हीरो थोड़ा परेशान होता है और सोचता है, अबे यार, इन कमबख्तों का तो कोई अंत ही नहीं है। सिर्फ इस लोहे के क्रोबार से काम नहीं चलने वाला। अब वो असली गेम खेलने का फैसला करता है। वो अपनी कलाई पर बंधी उसी रहस्यमयी जादुई घड़ी को आगे बढ़ाता है और सीधे भेड़िए के मुंह पर उससे वार कर देता है। धमाका, घड़ी की जादुई ताकत से भेड़िए के मुंह से दर्दनाक चीख निकल जाती है।
मॉन्स्टर को धूल चटाने के बाद हीरो अपनी घड़ी को गौर से देखता है और हैरान होकर सोचता है, हम मानना पड़ेगा, ये घड़ी तो वाकई में काफी मजबूत है। जादुई relic होने का पूरा फायदा यहाँ मिल रहा था। वो कलाई झाड़ते हुए सामने देखता है, जहां अभी भी कई भेड़िए गुर्रा रहे थे। वो ठंडे अंदाज में हिसाब लगाता है, खैर अब कितने बचे हैं? लगभग 10, यानी डिनर के लिए बहुत सारा मीट तैयार होने वाला था। वो आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी अचानक दूर से पुलिस के लाउडस्पीकर की आवाज गूंज उठती है, यह पुलिस है, कृपया सब हमारे निर्देशों का पालन करें। यह सुनकर हीरो एक राहत की सांस फ्यूक लेता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो आखिरकार आ गए। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर को देखता है, उसका मूड बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो गुस्से में फुसफुसाता है, धत तेरे की, पहली ही बार पहनने में इस महंगी जैकेट की धज्जियां उड़ गईं, यहाँ से भी फट गई। वो अपनी फटी जैकेट का दुख मना ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक पुलिसवाला दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, एक्सक्यूज मी। फिर वो पुलिसवाला इस नौजवान की बहादुरी देखकर दंग रह जाता है। वो मुस्कुराते हुए अपना नोटपैड निकालता है और कहता है, नागरिकों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मुझे इनाम के लिए अपना नाम और अपनी संस्था अफिलिएशन बता सकते हैं? हीरो बिना किसी घमंड के शांति से जवाब देता है, मेरा नाम लिमडेन है और मैं अभी किसी भी गिल्ड या संस्था से नहीं जुड़ा हूँ। पुलिसवाला नोटपैड पर उसका नाम लिखना शुरू कर देता है। डेन अपनी गर्दन खुजाते हुए आगे कहता है, सच कहूँ तो मैं अभी तक एक सुपर ह्यूमन के रूप में रजिस्टर भी नहीं हुआ हूँ। मुझे अवेकन हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं। उसकी ये बात सुनकर आसपास के लोग हैरान होकर उसे घूरने लगते हैं। भूखा डेन इस कागजी कार्रवाई में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो पुलिसवाले से कहता है, मुझे अभी तुरंत तो इनाम नहीं मिल सकता है ना, तो मैं आपको बस अपना फोन नंबर और अकाउंट नंबर दे देता हूँ, आप बाद में ट्रांसफर कर देना। पुलिसवाला उसकी ये बात सुनकर बस देखता रह जाता है। नंबर देने के बाद डेन एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, तो फिर मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे बहुत काम है। और वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। पुलिसवाला पीछे से चिल्लाता रह जाता है, अरे रुको, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। फिर डेन मन ही मन सोचता है कि उसका नाम और नंबर ही काफी है, क्योंकि इस हंगामे के बाद बड़ी बड़ी गिल्ड्स उसे ढूंढते हुए खुद उसके पास आएंगी। और वही होता है। गिल्ड के जासूस तुरंत फोन घुमाते हैं, हेलो फीनिक्स गिल्ड, हमें एक नया अवेकन बंदा मिला है। वो लगभग 20 साल का है और उसने अकेले ही तबाही मचा दी। लेकिन दुनिया की परवाह किए बिना हमारे हीरो को आखिरकार एक रेस्टोरेंट मिल ही जाता है। उसके सामने गर्मागर्म बीफ चीक सूप परोसा जाता है। डेन आंखें बंद करके सूप का पहला चम्मच मुंह में डालता है और उसका चेहरा खुशी से लाल हो जाता है। वो मजे से खाते हुए कहता है, वाह, यह वाकई लाजवाब चीज है। डेन अभी रेस्टोरेंट में बैठकर तसल्ली से अपना खाना खा ही रहा था कि अचानक टेबल पर रखा उसका फोन जोर जोर से बजने लगता है। वो फोन की तरफ देखता है और हैरान होकर सोचता है, अरे इतनी जल्दी कॉल भी आ गया, ये लोग तो वाकई बहुत फास्ट निकले। वो मुस्कुराते हुए फोन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वो समझ जाता है कि साल 2018 का यह वही दौर है जब दुनिया भर की गिल्ड्स नए सुपर ह्यूमंस हंटर्स को अपने पाले में लाने के लिए पागलों की तरह बेताब रहती थीं। और डेन ने तो अभी अभी गिल्ड के जासूसों के सामने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया था। जब वो अपने फोन की स्क्रीन देखता है तो उस पर लगातार कॉल्स और 98 से ज्यादा मैसेजेस की बाढ़ आ चुकी थी। वो याद करता है कि साल 2018 का मतलब है दुनिया में पहला मॉन्स्टर गेट दिखने के ठीक 2 साल बाद का समय। यह वो दौर था जब जादुई माना और अनोखी शक्तियों वाले सुपर ह्यूमंस ने धीरे धीरे पुलिस और देश की आर्मी की जगह लेना शुरू कर दिया था। यह वही समय था जब बड़ी बड़ी हंटर गिल्ड्स के हाथों में असली पावर और हुकूमत आने लगी थी। उस वक्त जैसे ही कोई नया ताकतवर हंटर सामने आता,
गिल्ड्स उसे खरीदने के लिए पैसों की बरसात कर देती थीं। नए सुपरह्यूमन्स को अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए गिल्ड मालिकों के बीच टाइट कंपटीशन चलता था। डेन चम्मच मुंह में दबाए सोचता है, और मैं ठीक इसी फसाद के बीच में आकर टपक गया हूँ। अगर ऐसे ही कॉल्स आते रहे तो मेरा फोन ही ब्लास्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस दौर की एक और कड़वी सच्चाई थी। दुनिया में कई ऐसे सुपरह्यूमन्स आ चुके थे जो अपनी ताकतों का इस्तेमाल जुर्म करने के लिए कर रहे थे। और तो और उस समय अचानक मॉन्स्टर्स के आने पर आम जनता को कैसे बचना है, इसकी कोई गाइड या मैनुअल भी नहीं थी। डेन गहरी सोच में डूब जाता है। वो याद करता है कि भविष्य में आने वाली तबाही, जिन्हें द सिक्स डिसास्टर्स कहा जाता है, उनमें से कुछ की शुरुआत शायद इसी समय बैकग्राउंड में हो चुकी होगी। वो थके हुए अंदाज में कहता है, खैर अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डेन की आंखें अचानक एक शातिर और सीरियस लुक के साथ खुलती हैं। वो अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए एक खतरनाक कसम खाता है, अब मैं अपनी पिछली जिंदगी के उस फ्यूचर नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा जिसके बारे में इस समय पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। यानी अब इतिहास बदलने वाला था। और मन ही मन अपना मास्टर प्लान पक्का करता है, मैं अगले 3 साल के भीतर फिर से रिटायर हो जाऊंगा, और इस बार मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ को पहले से भी ज्यादा शानदार और आलीशान बनाऊंगा। फिर वो अपना सूप खत्म करके आराम से बैठता है, लेकिन उसका फोन बिना रुके पागलों की तरह वाइब्रेट किए जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, बाप रे, ये मैसेजेस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पूरा शहर उसके पीछे पड़ चुका था। डेन अभी अपनी धुन में मस्त था कि तभी रेस्टोरेंट में एक सूटेड बूटेड आदमी सीधे उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो बड़ी तमीज से पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मिस्टर लिम डेन हैं? डेन उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं ही हूँ। पर तुम कौन हो? फिर वो आदमी झुककर अपना परिचय देता है, मैं किम गिल्सू हूँ, रॉयल फैमिली गिल्ड का मैनेजर। वो डेन के सामने सीधे एक कॉन्ट्रैक्ट का लिफाफा आगे बढ़ा देता है। मैनेजर किम कहता है, सोशल मीडिया पर आपका वो मॉन्स्टर हंटिंग वीडियो देखने के बाद मैं आपसे मिलने के लिए बेहद बेताब था। अगर आपने अभी तक किसी और गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी पीछे से एक कड़कड़ाती हुई आवाज आती है, जरा वहीं रुक जाओ। रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और हाई हील्स पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथ में फाइल लिए अंदर एंट्री मारती है। वो सीधे डेन की तरफ देखते हुए चिल्लाती है, क्या आप ही लिम डेन हैं? वो लड़की चारों तरफ सफेद गुलाबों के ऑरा के साथ बेहद ग्लैमरस अंदाज में कहती है, तो तुम ही हो उस मॉन्स्टर टेकडाउन वीडियो के असली स्टार। सच कहूँ तो तुम सामने से देखने में वीडियो से भी ज्यादा कूल लगते हो। अभी इन दोनों की बात चल ही रही थी कि तभी अचानक एक विशालकाय मस्कुलर आदमी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बीच में कूद पड़ता है, युंगनिन बड़े भाई। वो जोर से हंसते हुए कहता है, मैं वॉरियर गिल्ड से हूँ, और हमारी वॉरियर गिल्ड पूरे शहर में सबसे। तभी पीछे से और भी कई गिल्ड मैनेजर्स चिल्लाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर भागने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट एक कबाड़खाने में बदल जाता है। डेन के पीछे कई गिल्ड स्काउट्स के साए खड़े हो जाते हैं और वो आपस में ही भिड़ जाते हैं, अबे रास्ते से हटो, मैं यहाँ सबसे पहले आया था। दूसरा चिल्लाता है, मिस्टर लिम डेन, अगर आप हमारी गिल्ड में आएंगे तो हम बिल्कुल एक परिवार की तरह रहेंगे। इस मछली बाजार से परेशान होकर आखिरकार डेन के सब्र का बांध टूट जाता है। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है और वो एक बेहद ठंडी खूंखार आवाज में कहता है, सब के सब अपनी बकवास बंद करो। अगर अब किसी ने एक शब्द भी और बोला, वो कड़क अंदाज में सीधे अल्टीमेटम दे देता है, तो मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस गिल्ड को किसी भी कीमत पर ज्वाइन नहीं करूंगा। डेन की यह खौफनाक आवाज सुनकर पूरे रेस्टोरेंट में एक सन्नाटा छा जाता है। माहौल शांत होने पर डेन कहता है, सबसे पहले क्या हमें बात करने के लिए किसी शांत जगह पर चलना चाहिए? और सीन सीधे एक बड़े वीआईपी कैफे में शिफ्ट होता है,
जहां डेन आराम से बैठकर चाय की चुस्की लेता है और कहता है, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। वो चाय का कप टेबल पर रखता है और बिना किसी झिझक के सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछता है, तो फिर सीधे सीधे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बोन के लिए आप लोग अधिकतम कितनी ऊंची रकम दे सकते हैं? जैसे ही डेन सीधे पैसों की बात पूछता है, रॉयल फैमिली गिल्ड का मैनेजर किम गिल्सू तुरंत माहौल को संभालते हुए कहता है, मिस्टर लिमडेन, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज है, तो क्यों न हम सब आपसे एक एक करके अकेले में बात करें। लेकिन डेन को अकेले में बात करने का कोई शौक नहीं था। वो मजे से केक का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए सीधे मैनेजर को टोकता है, अरे हाँ, तुम रॉयल फैमिली गिल्ड से हो ना? मैनेजर खुश होकर कहता है, जी हाँ। तभी डेन एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारी गिल्ड काफी नामी है, जिसकी परंपरा 1.5 साल पुरानी है, तो तुम आराम से अपने घर वापस जा सकते हो। मैनेजर किम गिल्सू के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो हक्का बक्का होकर सोचता है, क्या? दरअसल डेन अपने फ्यूचर नॉलेज की वजह से अच्छे से जानता था कि इस गिल्ड का मैनेजमेंट एकदम घटिया है और बहुत जल्द यह गिल्ड किसी दूसरी गिल्ड में मर्ज होने वाली है। वो मन ही मन कहता है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कोई इरादा नहीं रखता। एक गिल्ड का पत्ता साफ करने के बाद डेन बाकी गिल्ड स्काउट्स की तरफ मुड़ता है और कहता है, हाँ तो बाकी लोग मुझे क्या ऑफर दे रहे हैं? डेन के ऐसा कहते ही कैफे में पैसों की बरसात शुरू हो जाती है। एक मैनेजर अपनी सीट से उछलकर जोर से चिल्लाता है, हमारा ऑफर 1 बिलियन वॉन है। उसकी बोली सुनकर बाकी मैनेजर्स के कान खड़े हो जाते हैं। कंपटीशन तुरंत कड़ा हो जाता है। एक महिला मैनेजर चिल्लाती है, हम 1.1 बिलियन वॉन दे सकते हैं। तभी वॉरियर गिल्ड का मस्कुलर मैनेजर उसे पीछे धकेलते हुए चिल्लाता है, हमारी तरफ से 1.2 बिलियन वॉन। बोलियां अब आसमान छूने लगी थीं। पीछे से आवाज आती है, हमारे सीईओ से बात हो गई है, हम आपको 1.3 बिलियन वॉन देंगे। तभी दूसरा चिल्लाता है, 1.5 बिलियन वॉन। हमारे सीईओ भी इस पर राजी हो गए हैं। उधर हमारा डेन मजे से चाय की चुस्कियां लेते हुए सोच रहा था, मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि ब्लैक हाउंड गिल्ड मुझे कितना ऑफर करेगी, क्योंकि पास्ट में जाने से पहले मैं उन्हीं के साथ था। और तभी कैफे में सबसे बड़ी और धमाकेदार बोली लगती है, पूरे 2 बिलियन वॉन। मैनेजर चिल्लाकर कहता है, जब बाकी सब पैसों की अंधाधुंध बोलियां लगा रहे थे, तब उस सुंदर लड़की के चेहरे पर एक शांत और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। वह डेन की तरफ देखते हुए गर्व से कहती है, कोई भी दूसरी जगह आपको हमारे जैसा शानदार ट्रीटमेंट और सम्मान नहीं दे सकती। दरअसल यह लड़की थी बेक यंगवी, व्हाइट हाउस गिल्ड की मैनेजर। डेन अपने फ्यूचर नॉलेज से अच्छी तरह जानता था कि भले ही व्हाइट हाउस अभी अभी खुली एक नई गिल्ड है, लेकिन आज से ठीक 1 साल बाद यह पूरे कोरिया की टॉप 3 बिग शॉट गिल्ड्स में से एक बनने वाली है। वो सोचता है, शायद यही वजह है कि ये लोग मुझे अपनी गिल्ड में लेने के लिए इतने बेताब हैं। डेन के चेहरे पर एक गहरी और शातिर मुस्कान आ जाती है। वो इस गिल्ड के असली पोटेंशियल को जानता था, इसलिए वो बाकी सभी मैनेजर्स की तरफ मुड़ता है और सीधे कहता है, मिस बेक यंगवी को छोड़कर बाकी सभी लोग कृपया यहाँ से अभी बाहर चले जाएं। डेन का ये हुक्म सुनते ही बाकी गिल्ड स्काउट्स के चेहरे लटक जाते हैं। डेन आगे कहता है, हाँ, अगर आप चाहें तो सुरक्षा के लिए अपने बिजनेस कार्ड्स मेरे पास छोड़ सकते हैं। बेचारे बाकी मैनेजर्स चुपचाप अपने कार्ड रखकर बाहर निकल जाते हैं। अब उस बड़े से वीआईपी केबिन में सिर्फ डेन और मिस बेक यंगवी अकेले आमने सामने बैठे थे। माहौल एकदम शांत हो जाता है, मानो दोनों एक दूसरे की चाल भांपने की कोशिश कर रहे हों। सन्नाटे को तोड़ते हुए मिस बेक मीठी मुस्कान के साथ कहती हैं, मैंने यहाँ आते वक्त रास्ते में तुम्हारी लड़ाई का वो वीडियो कई बार देखा। तुमने वाकई कमाल के तालमेल और स्किल्स के साथ लड़ाई की। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, कल तक तुम सिर्फ एक बिल्कुल साधारण और एवरेज इंसान थे।
बेक यंगवी की ये बात सुनते ही डेन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, वाह क्या बात है। मुझे यह बताने का कितना शालीन और एलिगेंट तरीका है कि मोहतरमा पहले ही मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक करके यहाँ आई हैं। मिस बेक की आंखें गहरी हो जाती हैं। वो एक बड़ा खाकी लिफाफा टेबल पर डेन की तरफ खिसकाते हुए कहती हैं, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है तुम या तो पैदाइशी कोई जीनियस हो या फिर अवेकन होने के बाद तुम्हें कोई ऐसी खास कैरेक्टरिस्टिक मिली है जो तुम्हें हर लड़ाई में दूसरों पर भारी पड़ने का अपर हैंड देती है। मिस बेक डेन की तरफ झुकती हैं और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, हम तुम्हें गिल्ड व्हाइट हाउस के फ्यूचर के रूप में संवारना चाहते हैं। यानी उनके इरादे बहुत बड़े थे। फिर डेन अपने हाथ में आए ऑफर लेटर को देखता है और सोचता है, अपनी पिछली जिंदगी में तो मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो जानता था कि यह एक बहुत बड़ी गिल्ड का ऑफर है, लेकिन वो अपना खुद का फायदा भी देखना चाहता था। इसलिए डेन सीधे पूछता है, क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी तरफ से कुछ और शर्तें जोड़ सकता हूँ? मिस बेक मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ बिल्कुल, शौक से लिखिए। और डेन तुरंत कागज पर सड़ासड़ अपनी शर्तें लिखना शुरू कर देता है। डेन की लिखी बातें पढ़कर मिस बेक अपनी हंसी नहीं रोक पाती। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती हैं, तुम तो बड़े मजाकिया इंसान हो। लेकिन डेन का चेहरा बिल्कुल सपाट और सीरियस था। वो गंभीर आवाज में कहता है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने लिख दिया है, अब आप इसे खुद देख लीजिए। डेन अपनी शर्तों पर उंगली रखता है, जो किसी भी आम हंटर के लिए नामुमकिन जैसी थीं। पहली शर्त हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम, दूसरी शर्त काम की शिफ्ट टाइम पर खत्म होने की गारंटी और तीसरी सबसे बड़ी शर्त लंबे समय वाले मिशंस को ठुकराने का पूरा अधिकार। भाई साहब, ये हंटर गिल्ड है या कोई 9 to 5 कॉरपोरेट जॉब? इन शर्तों को देखते ही मिस बेक का पूरा ऑरा बदल जाता है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है और वो सोचती हैं, ये पक्का कोई मजाक है। लेकिन डेन बहुत ही शांत और कड़क आवाज में उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, यही मेरी आखिरी शर्तें हैं। मिस बेक अपनी उंगली ठुड्डी पर रखती हैं और गहरी सोच में डूब जाती हैं। वो पूछती हैं, हम आखिर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा घमंड और कॉन्फिडेंस दे रही है? डेन बिना हिचकिचाए एक हल्की सी जादुई मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्योंकि इसके बदले में मैं गारंटी देता हूं कि आपको मेरे साथ यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर जिंदगी भर कभी पछतावा नहीं होगा। डेन की ये अजीबोगरीब शर्तें सुनते ही मिस बेक के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में जोर से टेबल पर हाथ पटककर खड़ी हो जाती हैं, जिससे पूरे केबिन में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन मिस बेक भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थीं। वो तुरंत अपने गुस्से को काबू करती हैं और चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान लाकर डेन को विंक करते हुए कहती हैं, ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में इस बदले हुए कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुमसे दोबारा मिलूंगी। वैसे कैसा रहेगा अगर अगली बार हम कॉफी छोड़कर सीधे ड्रिंक्स पर चलें? भाई साहब, यहाँ तो सीधे हुस्न का जाल बिछाया जा रहा था। मिस बेक के जाने के बाद डेन अकेले टेबल पर हाथ पर सिर रखकर बैठ जाता है। वो उनकी इस फ्लर्ट करने वाली ट्रिक पर गहरी सोच में डूब जाता है। लेकिन डेन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन हंसता है और सोचता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस हुस्न के जाल में फंसूंगा। क्या इन्हें वाकई लगता है कि मुझे यह नहीं पता कि यह खुद इस गिल्ड मास्टर की इकलौती बेटी है? भाई साहब, डेन को हल्के में लेने की भूल भारी पड़ने वाली थी। अब इन सब गिल्ड के पचड़ों को साइड में रखकर डेन अपनी सीट से खड़ा होता है, अपना बैग टांगता है और कहता है, चलो बहुत नाटक हो गया। अब सीधे चलकर खुद को एक सुपर ह्यूमन हंटर के रूप में रजिस्टर करवाते हैं। फिर सीन सीधे शिफ्ट होता है सियोल के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की एक आलीशान और बड़ी बिल्डिंग पर। डेन इसी सरकारी दफ्तर के अंदर कदम रखता है। वो सीधे सुपर ह्यूमन सपोर्ट टीम के केबिन में जाता है, लेकिन वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट लड़की घबराकर कहती है, सर, दरअसल जो ऑफिसर इंचार्ज हैं वो अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं
और मैं यहाँ बिल्कुल नई हूँ, इसलिए मैं अकेले आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी नहीं कर सकती। ये सुन के डेन थोड़ा परेशान होकर कहता है, देखो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकते? वो लड़की बेबस होकर कहती है, सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं पहले अपने सुपीरियर ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जब वो रिसेप्शनिस्ट लड़की अपने सीनियर को बुलाने की बात करती है तो डेन मन ही मन मुस्कुराता है। उसे याद आता है कि इस समय यहाँ का इंचार्ज वही सुस्त और कामचोर ऑफिसर है। वो सोचता है, चलो अच्छा है, मैं फटाफट अपना काम खत्म करूंगा और यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। टेस्ट की शुरुआत करने के लिए वो लड़की पूछती है, क्या आपके पास कोई विशेष लक्षण या स्पेशल ट्रेट्स हैं? डेन बिना पलक झपकाए झूठ बोल देता है, नहीं, मैं बस अपने शरीर की ताकत बढ़ाने वाला आम टाइप हूँ। मेरे पास कोई स्पेशल ट्रेट नहीं है। और स्क्रीन पर लिखा आता है, वैसे यह एक सफेद झूठ था। डेन इस बात को अच्छे से जानता था कि साल 2018 के इस दौर में सरकार के पास जादुई ताकत मापने वाला कोई मीटर नहीं था। यानी जब तक वो खुद अपनी असली जादुई शक्तियां दुनिया को न दिखाए, तब तक किसी के बाप को भी पता नहीं चलने वाला था कि वो कितना खतरनाक है। वो कसम खाता है, इस नई जिंदगी में मैं अपनी असली ताकतों का राज किसी को भी नहीं जानने दूंगा। फिर वो लड़की आगे बढ़कर कहती है, ठीक है, तो चलिए आपके सुपर ह्यूमन टेस्ट की शुरुआत करते हैं। क्या आप पहले उस कोने में रखे बारबेल को उठा सकते हैं? डेन उस भारी भरकम लोहे के बारबेल को देखता है और हल्के में पूछता है, अच्छा, इसे उठाना है? और फिर जो हुआ उसे देखकर उस लड़की के होश उड़ गए। डेन आगे बढ़ता है और बिना किसी मेहनत के सिर्फ अपने एक हाथ से उस भारी भरकम बारबेल को खिलौने की तरह हवा में उठा लेता है। वो लोहे की रॉड डेन की ताकत से बीच में से पूरी झुक जाती है। उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हकलाते हुए कहती है, तो तुम वाकई में एक सुपर ह्यूमन हो ना? क्योंकि वो बारबेल कोई आम वजन नहीं बल्कि पूरा 200 किलो का था, जिसे डेन ने एक हाथ से उठा रखा था। डेन मुस्कुराते हुए पलटकर पूछता है, क्यों? तुम्हें क्या लगा था कि मैं झूठ बोल रहा था? वो लड़की घबराकर कहती है, आई एम सॉरी। चलिए अगले टेस्ट पर चलते हैं। सारे टेस्ट चुटकियों में पास करने के बाद वो लड़की डेन के हाथ में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सौंपती है और कहती है, मिस्टर लिमडेन, यह रहा अस्थाई सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेट। जैसे ही आपका परमानेंट कार्ड रेडी हो जाएगा, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। डेन पेपर लेता है, उसे थैंक यू बोलता है। डेन काउंटर पर खड़ा ही था कि तभी पीछे से एक कड़क और गंभीर आवाज आती है, जियोन, क्या तुम यहाँ हो? केबिन में किसी की दमदार एंट्री होती है, जिसे देखकर डेन तुरंत अलर्ट हो जाता है। उस शख्स का चेहरा देखते ही डेन के पसीने छूट जाते हैं। वो मन ही मन बुदबुदाता है, धत तेरे की, यहाँ का इंचार्ज यही बंदा है क्या? मुझे जल्दी से यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, वरना फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। दरअसल सूट बूट और चश्मा पहने यह कड़क ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन सपोर्ट टीम का जू सांगवुक था। डेन उसे अच्छी तरह जानता था और मन ही मन सोचता है, इस बंदे के चक्कर में पड़ने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। बिना एक भी पल गवाए डेन नजरें चुराकर जू सांगवुक के बगल से सड़क से बाहर निकल जाता है। वो बाहर भागते हुए खुद से कहता है, अब तो मैं इस सरकारी दफ्तर में दोबारा पैर भी नहीं रखूंगा। डेन के जाते ही जू सांगवुक उस लड़की से पूछता है, क्या वो कोई नया सुपर ह्यूमन था? वो लड़की घबराकर और एक्साइटेड होकर कहती है, जी हाँ सर, ये वही मिस्टर लिमडेन हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कॉल पर बताया था। ये तो असली सुपर रूकी निकले। सांगवुक गहरी सोच में डूब जाता है। दूसरी तरफ डेन रात के सन्नाटे में एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जिसे कंटामिनेशन कंट्रोल एरिया घोषित किया गया था। मॉन्स्टर्स के हमलों की वजह से यह पूरा इलाका खंडहर बन चुका था और पूरी तरह से सील और वीरान था। लेकिन डेन जानता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जैसे ही डायमेंशनल गेट खुलता है पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाता है।
और अब दुनिया के सबसे बड़े कयामत के राज का खुलासा होता है। डेन याद करता है, गाइया कॉन्टिनेंट एक ऐसी जादुई फैंटेसी दुनिया जहां तलवारबाजी और जादुई शक्तियां सच में वजूद में हैं। और आज से ठीक 1 साल बाद इस पृथ्वी को सीधे गाइया से जोड़ने वाले रहस्यमयी डायमेंशनल गेट्स हमेशा के लिए खुलने वाले हैं, जिसके बाद दुनिया में वो महाकबाही आएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। डेन गाइया कॉन्टिनेंट और पृथ्वी के इस खतरनाक जुड़ाव के बारे में सोचता है। वो जानता था कि 1 साल बाद पूरी पृथ्वी पर गाइया से जुड़ने वाले डायमेंशनल गेट्स खुलेंगे और मानवता का सामना एक बिल्कुल नई सभ्यता, न्यू सिविलाइजेशन से होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे कोरिया में उस कयामत के वक्त सिर्फ एक ही गेट खुलने वाला था, और वो गेट ठीक इसी सील किए गए कंटामिनेशन कंट्रोल एरिया में खुलने की भविष्यवाणी थी। डेन वहां लगे एक नीले टेंट के सामने पहुंच जाता है। डेन इस जगह को देखकर मन ही मन एक शातिर प्लान बनाता है। वो पागलों की तरह हंसते हुए सोचता है, एक बार मुझे गिल्ड से वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बोनस मिल जाए, फिर चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं इस पूरी मीन को खरीद लूंगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ वो स्पेशल गेट खुलेगा, मैं अरबों खरबों की दौलत कमाऊंगा। अपने बड़े बड़े सपनों को समेटते हुए वो कहता है, चलो पहले अपना सामान यहाँ सेट कर लेता हूँ और फिर सीधे मॉन्स्टर्स का शिकार करने निकलूंगा। वो अपना बैग खोलने ही वाला था कि तभी अचानक उस टेंट के अंदर से एक बेहद डरावनी और गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यह खौफनाक आवाज सुनते ही डेन के पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं और वो बुरी तरह चौंक जाता है। टेंट के अंदर से दोबारा चेतावनी आती है, मैंने तुम्हें आगाह किया था, अगर एक कदम भी और आगे बढ़े तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। डेन देखता है कि टेंट के फर्श पर खून के ताजा धब्बे लगे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि टेंट के अंदर छुपा शख्स जिस भाषा में बात कर रहा था, वो कोई आम भाषा नहीं थी। डेन हैरान होकर सोचता है, क्या यह गाइया कॉन्टिनेंट की भाषा नहीं है? लेकिन गेट खुलने में तो अभी पूरा 1 साल बाकी था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डेन अपनी आंखें छोटी करता है। वो कहता है, अब समय आ चुका है। और वो पहली बार अपनी उस महाशक्ति का इस्तेमाल करता है जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा था। स्क्रीन पर फ्लैश होता है, यूजिंग स्पेशल ट्रेट स्टील्थ। उसके पूरे शरीर पर एक नीली जादुई रोशनी चमकती है और वो हवा की तरह गायब होकर फेंसिंग कूद जाता है। अदृश्य होते ही डेन को दूर से किसी के तेजी से भागने की आवाजें आती हैं, मेरे करीब मत आना। डेन बहुत ही सीरियस लुक के साथ उस तरफ दौड़ पड़ता है और सोचता है, क्या कोई उसका पीछा कर रहा है? मुझे तुरंत चलकर देखना होगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है। डेन जब आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। मलबे के बीच उस लाल बालों वाली रहस्यमयी लड़की को 3 खूंखार गुंडों ने चारों तरफ से घेर रखा था। वो लड़की गुस्से में चिल्लाती है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम लोगों ने खुद अपने लिए ये मुसीबत बुलाई है। और तभी वो लड़की अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाती है और उसके हाथों के बीच अचानक एक बेहद शक्तिशाली धधकता हुआ आग का गोला, फायरबॉल, प्रकट हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठती हैं। एक आम लड़की के हाथों में आग का गोला देखकर उन गुंडों के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर चिल्लाते हैं, अबे ये क्या बकवास है, सुपर पावर्स? लेकिन उनका लीडर डरने के बजाय लालच से मुस्कुराता है और कहता है, यह तो कमाल की चीज है भाई। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। लड़की का घाव गहरा था, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत को संभाल नहीं पाती और उसके हाथों की आग अचानक फुसफुसाकर बुझ जाती है। वो लड़की डर के मारे कांपने लगती है। उधर गुंडा हंसते हुए कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं शर्त लगाता हूँ कि इस लड़की को बेचने पर हमें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ऊपर छुपकर डेन इस पूरी स्थिति को गौर से देख रहा था। वो गहरी सोच में डूब जाता है, गाइया महाद्वीप की भाषा और ऊपर से जादुई सुपर पावर्स। क्या यह वाकई में कोई डायमेंशनल रिफ्यूजी है जो समय से पहले यहाँ आ गई है?
और किस्मत देखो वो भी आकर फंसी तो सीधे इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स के चंगुल में। नीचे वो टैटू वाला गुंडा अपनी गंदी मुस्कान के साथ लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है और बहलाते हुए कहता है, अरे बच्ची, हार मान लो और सीधे हमारे पास आ जाओ। हम तुम्हें कुछ बहुत स्वादिष्ट खाने को दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही डेन की नज़र उस गुंडे के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है, उसकी आंखों में बिजली सी कड़क उठती है। वह खंजर पर लिपटे हुए सांप के उस मार्क को तुरंत पहचान जाता है। वो टैटू, यह तो उस बदनाम क्रिमिनल ग्रुप रेड स्नेक का निशान है। डेन का खून खौल उठता है। वो सोचता है तो ये कमीने रेड स्नेक वाले इस समय इंसानों की तस्करी के धंधे में भी शामिल थे क्या? पिछली जिंदगी की यादें उसके दिमाग में ताज़ा होने लगती हैं। फिर डेन को एहसास होता है कि उसके पास अभी माना बहुत कम है, इसलिए वो अपनी स्टील्थ पावर को बंद कर देता है और फर्श पर लैंड करता है। वो मन ही मन कहता है, गाया के किसी इंसान से मिले हुए मुझे एक अरसा हो गया है, तो क्यों न नीचे चलकर इस लड़की को इन कमीनों से बचाया जाए। अब रेड स्नेक के गुंडों का काल उनके सामने प्रकट होने वाला था। डेन बिना एक पल गवाए आसमान से बिजली की तरह सीधे नीचे की तरफ हमला करता है। उसकी रफ्तार और प्रहार का एंगल इतना सटीक था कि हवा भी चीख उठती है। डेन हवा में एक खतरनाक मूव लेते हुए सीधे पहले गुंडे की छाती पर ऐसा जबरदस्त वार करता है कि वो कमीना खून की उल्टी करते हुए सीधे पीछे जा गिरता है। डेन अपनी फुर्ती का ऐसा प्रदर्शन करता है कि गुंडे को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वो पलक झपकते ही घूमता है और उस गुंडे के हाथ से चाकू छीनकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। अब डेन के हाथ में चाकू था। वो हवा में अपनी परछाई आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए दूसरे गुंडे की तरफ बढ़ता है और एक ही झटके में उसका भी काम तमाम कर देता है। पास खड़ा तीसरा गुंडा शौक में चिल्लाता है, भाई, अब बारी थी आखिरी गुंडे की। डेन अपने हाथ में खून से सना चाकू थामे एक ठंडी और खूंखार नजर उस बचे हुए गुंडे पर डालता है। उस गुंडे की रूह कांप जाती है और उसके मुंह से सिर्फ चीख निकलती है, क्या? दूसरी तरफ खड़ी वो गाइया कॉन्टिनेंट की लड़की पूरी तरह शॉक में थी। वो अपना मुंह हाथ से ढक लेती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मुसीबत से वो घिरी थी, उसे इस अजनबी ने पलक झपकते ही साफ कर दिया। तीनों गुंडों को ढेर करने के बाद डेन आराम से चाकू साफ करता है और उस डरी हुई लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपना गला साफ करते हुए कहता है, अहम। माहौल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। डेन सीधे उस लड़की की आंखों में देखता है और उसकी खुद की भाषा यानी गाइया की भाषा में पूछता है, तुम गाइया कॉन्टिनेंट से हो, सही कहा ना? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अपनी मातृभाषा एक अजनबी इंसान के मुंह से सुनते ही उस लड़की के चेहरे का डर गायब हो जाता है। वो खुशी और गहरे अचंभे से अपनी आंखें बड़ी करती है और चिल्लाती है, क्या तुम्हें हमारी भाषा बोलनी आती है? फिर डेन उस लड़की से कोई सीरियस सवाल पूछने ही वाला था कि तभी अचानक पूरे मलबे में बिजली कड़कने जैसी एक भयानक गूंज उठती है। लेकिन ये कोई मॉन्स्टर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि उस बेचारी जादुई लड़की के पेट से आने वाली भूख की चीख थी। लड़की शर्माकर अपना पेट पकड़ लेती है। लड़की के पेट की ये जबरदस्त आवाज सुनकर डेन के चेहरे पर एक ठंडी बूंद टपक जाती है। वो कयामत और दुनिया के विनाश की बातें भूलकर एकदम सीरियस और अजीब शक्ल बनाकर उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें मीट खाना पसंद है? लगता है डेन को अपनी वाइल्ड डॉग बिरयानी के लिए एक पार्टनर मिल ही गया। तो भाई लोग, कयामत की शुरुआत होने वाली है, दुनिया खतरे में है, गिल्ड्स आपस में लड़ रही हैं और हमारे हीरो को यहाँ बैठकर मॉन्स्टर का मीट पकाना है। यहीं पर हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह खत्म होता है। अगर आपको यह पूरी स्टोरी लाइन और रिकैप मज़ेदार लगा तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या आप चैप्टर 2 का रिकैप भी देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।